सुप्रभात बच्चों। क्लास 8 की राजनीतिक विज्ञान की कक्षा में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने संविधान की प्रस्तावना के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग संविधान की प्रमुख विशेषताओं को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है एक विस्तृत लिखित संविधान। हमारा संविधान जो है बहुत विस्तृत रूप से लिखा हुआ है। हमारा संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। विश्व का कोई अन्य संविधान भारतीय संविधान की तरह विषयों का बारीक विवरण दिए हुए विद्यमान नहीं है। प्रारंभ में इसे 22 भागों 395 अनुच्छेदों में और 8 अनुसूचियों में विभक्त किया गया था। बाद में चलकर इसमें 4 और अनुसूचियां जोड़ दी गई। यह न केवल केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर सरकार की संरचना का विवरण प्रस्तुत करता है, बल्कि यह नागरिकता, लोगों के अधिकार और कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देश तत्वों, केंद्र राज्य संबंधों, चुनाव आदि विषयों पर भी विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। हमारे संविधान निर्माता नहीं चाहते थे कि संविधान का कोई भी अंश या भाग अस्पष्ट और दिग्भ्रमित करने वाला हो। चलिए अब इसको हम लोग समझते हैं कि हमारा जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें हर तरह के विषयों के नियम कानून इसमें लिखे गए हैं। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात के जो नियम कानून हैं वो सब इसमें लिखे गए हैं। पहले तो इसको संविधान को 22 भागों 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियों में बांटा गया था। बाद में चलकर इसमें 4 और अनुसूची जोड़ दी गई। यह अब इस संविधान में केवल केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर सरकार की संरचना है उसके नियम कानून ही नहीं लिखे गए हैं, बल्कि इसमें नागरिकों के अधिकार, नागरिकों के क्या कर्तव्य है, राज्य अपना नीति का निर्देशन कैसे करेगा, केंद्र का राज्य के साथ क्या संबंध है, किस प्रकार मिलकर लोग काम करेंगे। हर तरह की छोटी बड़ी हर नियमों को इसमें लिखा गया है। शादी विवाह, जमीन जायदाद, हर तरह के नियम कानून इसमें लिखे गए हैं। हमारे संविधान में ऐसा कोई नियम नहीं है जो अस्पष्ट है और किसी को भ्रमित करने वाला है, जिससे लोगों को समझ में ही नहीं आए कि आखिर इसके बारे में होगा क्या, इसका क्या अर्थ होगा। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट है। और समय पर अगर ज़रूरत पड़ती है तो इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। ये भी हमारे संविधान में लिखे गए हैं। संविधान संशोधन का प्रावधान। हमारा संविधान एक सजीव दस्तावेज है, अर्थात इसमें बदलाव की संभावना है। अतः यह एक लचीला संविधान है। यह लोगों की ज़रूरतों, आवश्यकताओं, आकांक्षाओं के अनुसार निरंतर विकसित और उन्नत हो रहा है। स्वयं संविधान में ही उस प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है जिसके द्वारा इसमें संशोधन, सुधार किया जा सकता है। संविधान में लाए जाने वाले इन बदलावों या सुधारों को संशोधन कहा जाता है। समय समय पर इन संशोधनों द्वारा उत्पन्न होने वाली समस्याओं का निदान भी किया जाता है। चलिए अब हम लोग इसको समझते हैं कि संविधान संशोधन का प्रस्ताव। हमारे संविधान में संशोधन का प्रस्ताव पहले ही लिखा हुआ है। हमारा जो संविधान है एक सजीव दस्तावेज है। एक संप्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य। भारत एक संप्रभुत्व देश है। इसका तात्पर्य यह है कि यह किसी भी बाह्य नियंत्रण से मुक्त है। यह अपनी स्वयं की नीतियां बनाने के लिए स्वतंत्र है। इसे किसी अन्य देश के द्वारा निर्देश या आदेश जारी नहीं किया जा सकता, और अगर ऐसा होता भी है तो हमारा देश उन आदेशों या निर्देशों को मानने के लिए बाध्य नहीं है।
भारत एक लोकतंत्र है। भारत के लोग सरकार के विभिन्न स्तरों पर सार्वजनिक वयस्क मताधिकार का उपयोग कर अपनी सरकार का गठन करते हैं। भारत एक गणराज्य है। इसका तात्पर्य यह है कि हमारे देश का प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति का चयन जनता द्वारा किया जाता है। हमारा राष्ट्रपति ब्रिटिश सम्राट की तरह एक वंशानुगत शासक नहीं होता है। एक समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष देश। हमारा देश एक संविधान की प्रस्तावना यह स्पष्ट करती है कि हमारा देश एक समाजवादी, एक धर्मनिरपेक्ष देश है। अब चलिए इसको हम लोग समझ लेते हैं कि भारत एक संप्रभुत्व देश है। इस पर किसी देश का बाहरी नियंत्रण नहीं है। यह किसी देश के आदेश, नियम, कानून को मान नहीं सकता है क्योंकि यह स्वतंत्र है। हमारा देश खुद अपने नीतियों का निर्धारण करता है और उसके अनुसार अपने देश में कामकाज चलाता है। हमारे देश की जनता अपने सरकार को चुनती है और जिसको सरकार में बैठाती है, सरकार उसका प्रतिनिधित्व करके अपना काम करता है जनता के लिए। किसी देश के नीति, नियम, आदेश, कानून को नहीं मान सकता हमारा देश क्योंकि भारत एक स्वतंत्र देश है। भारत एक लोकतंत्र है। भारत के लोग सरकार के विभिन्न स्तरों पर सार्वजनिक रूप से वयस्क मताधिकार देकर अपनी सरकार का गठन करते हैं। भारत एक गणराज्य है। इसका तात्पर्य यह है कि हमारे देश का भारत एक गणराज्य है। इसका अर्थ यह हुआ कि हमारे देश में राष्ट्रपति का चयन जो होता है वो जनता के द्वारा किया जाता है। अब ब्रिटिश शासक की तरह ऐसा नहीं है कि जैसे ब्रिटिश शासन में ऐसा होता था कि एक राष्ट्रपति के बाद उसका बेटा राष्ट्रपति, फिर उसका बेटा, मतलब वंशानुगत क्रम चलता रहता था। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति का चुनाव भी जनता के द्वारा ही किया जाता है। जनता जिस प्रतिनिधि को चुनकर भेजती है वही राष्ट्रपति को वोट डालकर अपना राष्ट्रपति चुनते हैं। तो इस तरह की व्यवस्था हमारे देश में है। और भारत एक समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ सभी धर्मों को समान रूप से मान्यता दी गई है। सभी धर्मों के लोग अपनी अपने धर्म का पालन करते हुए स्वतंत्र रूप से इस देश में रहते हैं। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष देश है। हमारा देश एक समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष देश है। लोकतंत्र के साथ सार्वजनिक वयस्क मताधिकार यह सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिकों को राजनीतिक समानता प्राप्त हो। भारत में सामाजिक और आर्थिक समानता को प्रोत्साहित करने के लिए संविधान में प्रावधान किए गए हैं। यह प्रावधान जाति, धर्म, रंग, लिंग तथा शिक्षा के आधार पर किसी भी सामाजिक असमानता या भेदभाव पर विरोध करता है। संविधान में लोगों के बीच व्याप्त आर्थिक असमानता की खाई को भरने और अमीर गरीब के बीच की दूरियों को कम करने का प्रावधान भी किया गया है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका अर्थ यह है कि बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त है और वह देश के कानून के समक्ष समान है। देश या राज्य का अपना कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। दूसरे शब्दों में सरकार ऐसी कोई नीतियाँ नहीं बना या अपना सकती जो भारत के विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच भेदभाव उत्पन्न करता हो। अब देखिए, भारत जो है समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष देश है। इसलिए इस लोकतंत्र में यानी हमारे देश में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार सुनिश्चित किया गया है कि चाहे वो किसी जाति, धर्म के लोग हो, महिला, पुरुष, अमीर, गरीब, सभी को राजनीतिक समानता का अधिकार दिया गया है। यानी सभी को वोट देने का अधिकार दिया गया है। पहले ऐसा नियम नहीं था। पहले जो धनी लोग होते थे, बुद्धिजीवी वर्ग होते थे, पुरुष होते थे, उन्हीं को वोट डालने का अधिकार दिया जाता था। लेकिन
अभी हमारे संविधान में ऐसा नियम नहीं है। सभी को वोट डालने का, जो व्यक्ति वयस्क हो गया, जिसकी उम्र 18 साल हो जाती है, उसे वोट डालने का अधिकार दे दिया जाता है। भारत में सामाजिक और आर्थिक समानता को प्रोत्साहित करने के लिए संविधान में इसका प्रावधान है कि किस प्रकार से सामाजिक और आर्थिक समानता को प्रोत्साहित किया जाए। सबको कम से कम एक मिनिमम ज़रूरत की चीज़ें भी सभी को उपलब्ध हो। ऐसा नहीं कि एक आदमी के पास अत्यधिक धन हो, सब कुछ हो, किसी गरीब लोगों के पास पेट भर के लिए भोजन भी नहीं मिले, उनको रहने के लिए घर भी नहीं मिले। इसलिए सरकार ने बहुत सारे ऐसे कदम उठाए हैं जिससे गरीब लोगों को सहायता दी जा रही है। यह प्रावधान जाति, धर्म, लिंग तथा शिक्षा के आधार पर किसी सामाजिक असमानता या भेदभाव का विरोध कर रहा है। उसका किसी जाति, धर्म, लिंग और शिक्षा के आधार पर हम किसी के साथ किसी तरह का हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं। हमारे संविधान में ऐसा प्रस्ताव है। संविधान में लोगों के बीच व्याप्त आर्थिक असमानता जो है, कोई बहुत गरीब है और कोई बहुत अमीर है, तो अमीर गरीब के बीच की जो दूरियां हैं उसको कम करने के लिए भी सरकार ने कई सारे कदम उठाए हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ रहने वाले सभी नागरिक, चाहे वो किसी जाति धर्म के हो, किसी क्षेत्र के हो, सभी को अपना धर्म मानने, अपने धर्म के अनुसार जीने और अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है। और हमारे देश में ऐसा कोई कानून नहीं है जो किसी धर्म के विरुद्ध भेदभाव उत्पन्न करे और मतभेद उत्पन्न करे। संघवाद। हमारा संविधान एक संघीय सरकार की व्यवस्था का प्रावधान करता है। यह वह व्यवस्था है जिसमें देश भर में से एक से अधिक स्तर पर सरकारें काम करती है। हमारा संविधान जो है एक संघीय सरकार का प्रावधान करता है, जिसमें किस प्रकार से काम किए जाते हैं, तो एक से अधिक स्तर पर हमारे देश में काम हो रहा है। भारत में केंद्र और राज्य दोनों ही स्तर पर सरकारें हैं। केंद्र में प्रधानमंत्री और राज्य में मुख्यमंत्री इस तरह से काम कर रहे हैं। यहाँ स्थानीय स्तर पर भी सरकारें हैं। भारत एक विशाल देश है। इसके बाद राज्य सरकार के बाद स्थानीय स्तर पर भी काम होता है। अब केंद्र में प्रधानमंत्री जो हमारी सरकार होती है, उसके बाद सभी राज्य के अलग अलग मुख्यमंत्री होते हैं। मुख्यमंत्री के बाद सभी ज़िले में सांसद होते हैं। सांसद के बाद वो विधानसभा क्षेत्र में विधायक होते हैं। तो इस तरह से उसके बाद विधानसभा क्षेत्र को कई गांवों, कस्बों, ब्लॉक स्तर इस पे बांटा गया है। तो गांव में मुखिया, सरपंच होते हैं। तो इस तरह से पूरे देश को चलाया जाता है। तो यहाँ स्थानीय स्तर पर भी सरकारें काम करती है। केंद्र सरकार द्वारा इतने विस्तृत और विशाल देश पर प्रभावी प्रशासन चलाना कठिन है, इसलिए इस तरह से काम किया जाता है ताकि देश को सही तरीके और सुचारू रूप से चलाया जा सके। यही कारण है कि राष्ट्रीय स्तर के अतिरिक्त हमारे यहाँ राज्य स्तर पर भी सरकारें काम करती है। हमारा संविधान केंद्र और राज्य सरकारों की शक्तियों का स्पष्ट विभाजन करता है। हमारे संविधान में ऐसा प्रावधान ऐसा लिखा गया है कि केंद्र सरकार के क्या क्या कार्य है और राज्य सरकार के क्या क्या कार्य है, केंद्र सरकार की क्या शक्ति है और राज्य सरकार की क्या शक्ति है। ये दोनों का अलग अलग विभाजन किया गया है। कौन से क्षेत्र, अब विदेश मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय है, रेल मंत्रालय है, वो किसके विभाग में जाएगा, राज्य सरकार के पास कौन कौन सी विभागें रहेगी, तो ये सभी अलग अलग विभाजन संविधान में हमारे लिखे गए हैं। विषयों की विभिन्न सूचियों में करता है। इन 3 सूचियों के नाम है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये सभी, इन सब के बारे में भी हमारे संविधान में लिखा गया है। इन सूचियों से स्पष्ट
उन विषयों का उल्लेख जिन पर संघ, केंद्र, राज्य सरकारें कानून बना सकती है। अब राज्य में कानून बनाना है या केंद्र में बनाना है, कौन कौन से नियम कानून किस राज्य में लागू होंगे, किस तरह से चलेंगे, ये इन सभी के बारे में संघ सूची में, संघ केंद्र के बारे में, राज्य सूची में, राज्य के बारे में ये सब लिखा गया है। इस बारे में हमने पिछली कक्षा में विस्तृत अध्ययन किया है। संविधान यह भी स्पष्ट करता है कि प्रत्येक स्तर की सरकारें अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करने के लिए पैसा या राजस्व कहाँ से प्राप्त करेगी। अब इस संविधान में ये भी लिखा गया है कि जो राज्य सरकार हो या जिला की सरकार हो या केंद्र सरकार हो, वो जो काम करेगी तो उसको पैसा रुपया कहाँ से प्राप्त होगा, किस काम से उसको कितनी आमदनी होगी, कहाँ से वो प्राप्त करेगा, ये सब उसमें लिखा गया है। संघीय व्यवस्था में केंद्र सरकार की तरह ही राज्य सरकार की सत्ता और शक्ति का स्रोत संविधान ही है। प्रत्येक स्तर की सरकार देश के लोगों के लिए कानून और नीतियों का निर्माण करती है। अब जिस स्तर की सरकार हमारे देश में चल रही है, सबके लिए नियम कानून का निर्धारण हमारे सरकार करती है और ये सभी हमारे संविधान में लिखे गए हैं। संसदीय व्यवस्था। केंद्र संघ की विधान पालिका विधायिका को हम संसद कहते हैं। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। इसका अर्थ यह है कि संसद सर्वोच्च है और यह आम लोगों की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था है। हमारा संविधान सभी नागरिकों को सार्वजनिक वयस्क मताधिकार प्रदान करता है। अब इसको चलिए हम लोग समझते हैं कि केंद्र सरकार, केंद्र यानी संघ की विधान पालिका विधायिका को हम संसद कहते हैं। संसद किसको कहते हैं? तो केंद्र सरकार की विधान पालिका यानी विधायिका को हम संसद कहते हैं। और भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। सभी जिले से सांसद चुनकर जाते हैं और लोकसभा में वो बैठते हैं। इसका अर्थ है कि संसद सर्वोच्च है और यह आम लोगों की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था है। हमारा संविधान सभी नागरिकों को सार्वजनिक वयस्क मताधिकार प्रदान करता है। संसद कौन चुनता है? तो सांसद को चुनने का अधिकार भारत के सभी नागरिकों को दिया गया है जो वयस्क हो गए हैं, और वही अपना सांसद प्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं, जिसके बहुमत से हमारी सरकार बनती है और देश के लिए काम करती है।